कि जो वीडियो है वो आपकी करंट के हिसाब से आप इसको ले सकते हो, या अब प्रश्न आपके जिस हिसाब से बनते हो उस हिसाब से ले सकते हो। ये उत्तराखंड तथ्य सार जो कि 2024 की बुक है, उसमें से जो मुझे लगे कि हाँ ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड या जो भी है उस हिसाब से मैंने बना रखा है। इसमें कोई एक नहीं है कि हाँ ये एक ही टॉपिक पर आधारित, ऐसा नहीं है। तो इस पर है, आपको देखना होगा तो देख सकते हो। तो पहले शुरू से करते हैं शुरू। तो पहला जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो सद्भावना सम्मेलन उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि अप्रैल 2024 में हुआ था। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी के बाएं तट पर हुआ था। और ये जो उस समय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो सद्भावना सम्मेलन कहाँ पर हुआ था ये पूछा जाएगा, तो आपका हरिद्वार हो जाएगा और सतपाल महाराज द्वारा। और ये भी याद रख लेना कि ये पर्यटन मंत्री है, कई बार मंत्री वगैरह भी पूछा जा सकता है, तो आपको एक ही चीज़ नहीं और चीज़ें भी लेके चलनी पड़ेंगी। तो पर्यटन मंत्री ये भी सतपाल महाराज हो जाएंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका भारतीय रेलवे द्वारा मानसखंड एक्सप्रेस का शुभारंभ। तो ये आपका 22 अप्रैल 2024 से हुआ था, तिथि याद रख लेना। और उसके बाद हो जाएगा ये उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा शुभारंभ इसका किया गया था, और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के साथ मिलकर किया था। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानसखंड एक्सप्रेस नामक एक नई पर्यटक ट्रेन प्रारंभ की गई थी। तो ये आपका पर्यटन से जुड़ा हुआ है। और यह मानस एक्सप्रेस जो है मानसखंड, यह भारत गौरव पर्यटक क्षेत्र ट्रेन 10 रातें 11 दिन का एक विशेष यात्रा होंगी। तो यात्राएं भी याद कर लेना कि कितने दिन की होंगी। और इस विशेष यात्रा का जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक महत्व को, विरासत स्थलों के मशहूर देवभूमि उत्तराखंड की दिव्य सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। ये आपका एक चीज़ हो गया। और फिर आपका हो जाएगा आदि कैलाश और ओम पर्वत की चोटियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। तो हेलीकॉप्टर सेवा इसमें याद रख लेना आपका MI-19, ठीक है। MI-19 हेलीकॉप्टर का याद रख लेना। बन भी सकता, नहीं बन सकता है, ज़रूरी थोड़ा है बने, तो आपको याद रख लेना है। और उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी। तो इसमें आपको जो जो इसमें टॉपिक दे रखे हैं कि क्या क्या नियम परिवर्तित हुए हैं या क्या क्या नियम बने हुए हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो मार्च 2024 में वन पंचायत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में उत्तराखंड सरकार ने एक मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान वन पंचायत संशोधन नियमों को मंजूरी दी। ये महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी ब्रिटिश काल की वन पंचायतों के अधिनियमों में संशोधन किया गया था। तो पहले हुए थे ना, तो उसमें ही हुआ था। तो नए नियमों के मुताबिक 9 सदस्यीय वन पंचायतें बनाई गई थी। तो कथन और कारण के लिए आपके प्रश्न बनते हैं कि कथन सही है या गलत है, तो उस हिसाब से आप इसको नोट कर सकते हो। और जिसे जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचयन और जंगल की आग की रोकथाम, इको पर्यटन को भाग लेने का अधिकार होगा। और एक चीज़ ये है इसमें आपकी, तो पहली बार वन पंचायतों के वन प्रबंधन को त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों से जोड़ा जाएगा। ये भी आपका हो जाएगा। और उल्लेखनीय है कि वन पंचायतों की अवधारणा कानूनी रूप से सीमांकित ग्राम वन, जिनका प्रबंधन और उनके प्रत्येक संसाधनों को ग्राम समुदाय द्वारा साझा किया जाता है, वर्ष आपकी 1921 में प्रारंभ की गई। और फिर आपके तथ्य हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां वन पंचायतों की प्रणाली लागू है। तो ये इंपॉर्टेंट कर देना, प्रश्न आपका बन सकता है कथन वाले में कि उत्तराखंड भारत का पहला एकमात्र राज्य है जहां वन पंचायत प्रणाली लागू की गई थी। कथन सही है, सत्य सत्य उस हिसाब से बन सकता है, ठीक है। और यह एक ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संगठन है जो वर्ष 1930 से संचालित किया जा रहा है। और वर्तमान में राज्य में लगभग, अब ये पुराना डेटा है, मतलब जो 2023 में आपकी रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर नहीं है, तो ये पुराना है, इसको आप उतना नज़रअंदाज कर सकते हो। और यह नीति सर्वप्रथम देहरादून जिले में लागू की जाएगी और तत्पश्चात अन्य जिलों में विस्तारित होगी। तो जो 2024 वाली है ना, ये पहले देहरादून में लागू होगी, उसके बाद अन्य जिलों में भी इसको लागू किया जाएगा। और फिर आपके हो जाएगा जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध। तो ये मार्च 2024 से लगा था, तिथि याद रख लेना, बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। और फिर एक ये है, तो जो वन विभाग में जैसे तेंदुए वगैरह का हमला होता है, तो उसमें अगर किसी को मार दिया जाता है तो पहले 6 लाख थी, अब वो 10 लाख कर दी गई है जो उसकी राशि है, तो वो भी याद रख लेना। और उसके बाद जो इसमें एक चीज़ है, तो राज्य ने मधुमक्खी और तेज डंक मारने वाला जो कीड़ा होता है और बंदर और लंगूर द्वारा हमला किए गए लोगों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया है। तो कथन वगैरह में जो भी बन सकता है, आपको जिस हिसाब से लेना आप ले सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है।
क्योंकि ये प्रश्न आपका कहीं से भी बन सकता है, वो ना आपको पता है ना हमें पता है। और ये तो खैर पुलिस वाले में बना भी था जब एग्ज़ाम होता पुलिस का। तो यह नई सेवा जो हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो उत्तराखंड में हुई थी, तो ये 150 किलोमीटर के दायरे को कवरेज करेगी, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्ट है वो संजीवनी के तहत संचालित होगी। और बाकी तो आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ है। और उत्तराखंड की नई फिल्म नीति तो 2024 में ये धामी जी ने शुरू की थी और जो मंजूरी प्रदान की थी। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये बिंदु से ही प्रश्न आते हैं, बाकी तो क्या है। और राज्य में क्षेत्रीय भाषा में फिल्म निर्माण करने वाले फिल्म निर्माण पर 2 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि कितना अनुदान किस हिसाब से मिलेगा। तो राज्य अगर क्षेत्रीय भाषा में अगर फिल्म निर्माण करने वाले को फिल्म निर्माण पर 2 करोड़ का अनुदान मिलेगा, और पहले यह 25 लाख रुपए मिलता था, ठीक है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर OTT मतलब वेब सीरीज़ वगैरह बनाने पर 30% की सब्सिडी मिलेगी। और राज्य में बच्चों के लिए फिल्म बनाई गई तो 10% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। और इसके अतिरिक्त फिल्मों में राज्य के कलाकार मतलब जो राज्य के कलाकार होंगे, अगर उनको उनकी मुख्य भूमिका में शामिल करेंगे तो लीड रोल करेंगे तो 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। और राज्य में फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में SC ST वर्ग के बच्चों की पढ़ाई पर 75% फीस सरकार देगी। और सिनेमा पर्वतीय क्षेत्रों में मतलब सिनेमा हॉल बनाने पर सरकार 25 लाख रुपए तक का अनुदान देंगी। और फिर आपका हो जाएगा कि राज्य में फिल्म सिटी बनाएंगे तो 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। और राज्य में फिल्म बनाने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने में 25 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। तो जो ये लाख वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं, कितने प्रतिशत सब्सिडी वगैरह, ये चीज़ों को आप याद कर लेना। और उत्तराखंड में हिम तेंदुए दूसरी सबसे बड़ी, तो ये तो आपका जो नियरेस्ट हुआ था उसी में बना था। और आपने इंटर्न वाले बुक में भी देखा होगा, इसमें भी है ये पहले से ही। तो उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुओं की संख्या जो है दर्ज की गई है, और लद्दाख के बाद दूसरे स्थान पर है। और लद्दाख में आपके 477 हो जाएंगे। और पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व जो कि यह आपका नैनीताल जिले में पड़ता है, जिसका नाम अब सीताबनी हो चुका है, वही वाला है, ठीक है। इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामांकित किया गया था। तो 2012 में इसको संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि आपका हल्द्वानी नैनीताल में है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल 58.2% वर्ग किमी है। और रामनगर वन प्रभाग और रामनगर के सुंदर विशाल और समृद्ध जंगल में स्थित है। और फिर उत्तराखंड में बाघों की जनसंख्या, तो आपका जनवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार ने सूचना दी कि वर्ष 2006 और वर्ष 2022 के बीच उत्तराखंड में बाघों की आबादी 314% की दर से बढ़ी है। तो उत्तराखंड वन्य जीव विभाग के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की आबादी घनत्व पूरे विश्व में सबसे अधिक है। तो जनसंख्या नहीं कर रहा है, घनत्व वगैरह उसी हिसाब से बात कर रहा है, ठीक है। जनसंख्या हिसाब से मत कर देना। अगर भारत में बात करें जनसंख्या वगैरह की तो शायद वो आपका मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद एक राज्य और फिर शायद उत्तराखंड होगा, ऐसी है। तो 2006 में 178 थी, और वर्ष अभी जो 2022 में बढ़ चुकी है तो 560 हो चुकी है, ठीक है। और एक ही दिन में GI टैग, ये भी आपका उत्तराखंड पुलिस में बना था। तो 18 GI टैग पाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। और 4 दिसंबर 2023 को एक ही दिन में 18 से जो GI प्रमाण पत्र मिले थे, देश का पहला राज्य ये बना था। और ये कि याद कर लेना, अब तक उत्तराखंड में कुल 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुके हैं। तो 27 नहीं करना है, क्योंकि ये पुराना डेटा है, तो आप शायद किसी और को भी मिला है, तो 27-30 के पार तो हो ही गए होंगे। तो ये याद रख लेना, 27 मत करना, ठीक है, 27 से ज़्यादा है। और इसमें आपको ये चीज़ नहीं है कि 18 उत्पाद ये याद करना नहीं है, इसमें आपको ये देखना है कि किस किस चीज़ को मिल चुका है। कि कई बार आपका प्रश्न ऐसा भी बन सकता है ना कि 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें बोल देंगे कि इसमें से किसको GI टैग मिला हुआ है, किसको नहीं मिला हुआ है। तो ये चीज़ें भी प्रश्न आपके अगर डीप बनेंगे तो इस हिसाब से भी बन सकते हैं। आप उन चीज़ों को भी याद रख लेना, जैसे उत्तराखंडी छोला, उत्तराखंड का छोला हो गया, और झुंगोरा, मडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा, लखौरी मिर्ची, और बेरीनाग की चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल की जो लीची हो गई, रामगढ़ का आलू हो गया, और माल्टा, पहाड़ी तोरिया, और गहत और भट हो गया, और बिच्छू बाती, कपड़ा, नैनीताल की जो मांगबत्ती है, मोमबत्ती पता नहीं क्या है, और रंगोली पिछोड़ी हो गई, चमोली का रमन मुखौटा, और कितई लकड़ी की नक्काशी हो गई। और गौरतलब है कि उत्तराखंड के 9 उत्पाद जो सबसे पहले अगर बात करेंगे नहीं किसको मिला था GI टैग, तो सबसे पहले आपको तेज पत्ता को मिला था, ये भी याद रख लेना। और बासमती चावल हो गया, ऐपण कला, मुनछारी, सफ़ेद राजमा, रिंगाल, सिल्फ,
और थलवा, भुट्टियाई दाना और चूड़ा तेल और तांबे के उत्पाद को पहले ही जीआई टैग प्रमाण मिल चुका है। तो मेरा मकसद तो यही है कि आपको इस हिसाब से इसको नोट कर लेना कि किस किस को मिला है। अगर हो सकता है ना कि पूछा जा सकता है किसको मिला है किसको नहीं मिला, तो भी आप याद रख लेना। मैं तो यार जो चीज़ें मेरे को लगती है सही बस मैं उन्हीं को लाता हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट, बस। वरना मैं किसी को बोलता भी हूँ किसी चीज़ के लिए, तो वो भी आपने देखा ही होगा, जो जितने भी कुछ ज़्यादा तो नहीं देखते हैं, कुछ ही लोग देखते हैं। और लाल धान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु उत्तरकाशी जनपद को एक जिला एक उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान मिला है। तो ये भी आप नोट कर लेना कि जो उत्तरकाशी का लाल धान है उसको राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और ये तो खैर इसी में ऐड हो गया था लखवाड़ जल विद्युत परियोजना। तो अगर बन सकता है तो प्रश्न कितना मेगावाट का है, कभी बन गया क्या पता, तो 300 मेगावाट का हो जाएगा लखवाड़, ये चीज़ रख लेना। और ये भी है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राज्य में जुलाई 2020 से लागू की गई थी। तो ये भी याद रख लेना, बस में छोटा छोटा यही चीज़ें हैं यार बस, और तो कुछ नहीं है। और फिर ये है कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में माता समिति के माध्यम से पका भोजन हॉट कुक्ड मील प्रदान किया जाएगा। तो ठीक है, तो कुक्ड फूड योजना का अगर किससे पूछा जाएगा कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है, तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र में ये भोजन से संबंधित है। और फिर आपका हो जाएगा स्कीम फॉर एडोलेंस गर्ल्स योजना के अंतर्गत, मेरी अंग्रेजी मतलब रिश्ता अच्छा नहीं है बस इसीलिए हो जाता है थोड़ा बहुत। और योजना के अंतर्गत राज्य के आकांक्षी जनपद जो कि आपके हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर की किशोरी बालिकाओं हेतु संचालित की गई है। ठीक है, तो स्कीम फॉर ये जो भी है, अगर ये योजना पूछा जाएगा कि राज्य में किस के लिए है, तो राज्य में 2 जिले हो गए ना, जो आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर की जो किशोरियाँ हैं मतलब लड़कियाँ हैं, उनके लिए संचालित की जाती हैं। और इसके अंतर्गत योजना के अंतर्गत किशोरियों को गेहूं व फोर्टिफाइड चावल दिया जाता है। तो चावल और गेहूं ये दिया जाता है। और 2 जिले आपके हुए हरिद्वार और उधम सिंह नगर। और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, तो ये तो आपने बहुत बार देखा भी होगा, बहुत बुकों में भी देखा होगा। तो इसमें आपको 2 चीज़ें कन्फ्यूज रहती है हमेशा। देखो, एक मुख्यमंत्री उद्यीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना छात्रवृत्ति योजना है, और एक आपका ये हो जाएगा मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। तो पहले तो आप इस वाले को देख लो कि जो पहले ये वाला है ना, तो पहले तो ये है जो मुख्यमंत्री उद्यीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। तो पहले ये शुरू हुई थी 29 अगस्त, आपका जो खेल दिवस होता है 2022 में ये शुरू हुई थी, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हुई थी। और इस योजना में अब महत्वपूर्ण ये है कि कितने साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 से 14 वर्ष के आयु तक के खिलाड़ियों के लिए। और ये प्रति जनपद 150, ये याद रख लेना ये तथ्य, तारीख वगैरह वो भी रहती है, और लेकिन ये भी महत्वपूर्ण, 150 बालक व बालिकाएं, अर्थात कुल इसमें आपके मतलब प्रत्येक जिले से, ठीक है, प्रत्येक जिले से 150 हो जाएंगे। तो उस हिसाब से कुल आपके 3900 खिलाड़ी हो जाएंगे, और जिनको 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो 1500 हो जाएंगी। तो ये छोटे बच्चों के लिए ना, तो छोटे बच्चे 8 से और 14 के लिए 1500 हो जाएंगी। तो ये आपका ये हो जाएगा। और जो दूसरा वाला है उसमें थोड़ी ज़्यादा राशि है, तो उस हिसाब से भी बताऊँगा। और बाकी इतने, और तो ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। और अब उस वाले को देख लेते हैं जो दूसरा है, ये आपका हो जाएगा, उसमें उद्यीमान है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। और ये भी 29 अगस्त को हुई थी, लेकिन वो जो हुई थी वो 2022 में हुई थी, और ये आपकी 2023 में हुई थी। और इसमें आपके वो कितने वर्ष के लिए थे, तो वो कम के लिए था। और ये 14 से लेके आपके 23, तो ये ज़्यादा वर्षों के लिए बच्चों के लिए था। और इसमें 2600 खिलाड़ी, उसमें 150 प्रत्येक जिले से, तो इसमें टोटल 2600 खिलाड़ी होंगे, 1300 जो बालक होंगे और 1300 लड़कियाँ होंगी। ठीक है, और इसमें जो राशि उनको मिलेगी वो 2000 रुपये मिलेगी। उसमें कितनी थी 1500, तो इसमें 2000 है। और एक वर्ष में 10,000 रुपये भी मिलेंगे, जो उनकी जो खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए, उसके लिए 10,000 रुपये की धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, दोनों में कन्फ्यूज़न मत करना, इनको याद रखना अच्छे से। और फिर आपका ये छोटे बहुत और तथ्य भी हैं, इनको भी याद कर लेना, क्योंकि कई बार आपके प्रश्न बनते हैं ना डायरेक्ट कि वो क्या बोलते हैं उसका नाम,
जैसे कोई वो परियोजना है कि वो किससे संबंधित है वगैरह, तो ये चीज़ है। तो किशोरी बालिका योजना, तो उत्तराखंड के कांसी जिला, देखो किशोरी वो अलग वाला है, ये किशोरी वाला शायद अलग है, ये वो इंग्लिश में लिखा था, पता नहीं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो ये भी हरिद्वार और उधमसिंह नगर की बालिकाओं के लिए, जो कि 14 से 18 वर्ष की समस्त किशोरियों के बालिकाओं के लिए है किशोरी बालिका योजना। और वन स्टॉप सेंटर, तो ये आपका हो जाएगा, ये पीड़ित महिलाएं, किशोरी और दुर्व्यवहार, अपराध, घरेलू हिंसा आदि से जो पीड़ित हैं उनके लिए है, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। और फिर आपका मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, तो ये आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हो जाएगा। और मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, तो ये गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए हो जाएगा। और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, जो कि दूध वगैरह देने से संबंधित है शायद आंगनबाड़ी केंद्रों में, तो ये 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए हो जाएगा। और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, तो ये भी गर्भवती महिलाओं के लिए हो जाएगा। और सैनिटरी नैपकिन योजना, तो किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए। और आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष योजना, तो ये तो खैर उनके लिए वैसे ही पता चल जा रहा। और राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर अगर पूछा जाएगा तो 181 हो जाएगा, और महिलाएं और किशोरियों के लिए, ठीक है। और मुख्यमंत्री हुनर योजना, तो अब इसमें तो हुनर से संबंधित है कि किसको क्या आता है, तो उसमें कभी आयु वगैरह पूछ लिया जाता है कि कितने से कितने वर्ष के उनके लिए है। तो ये आपका 18 से आपके 45 वर्ष के मध्य होगी जो इसमें लाभार्थी होंगे। और फिर यार देखो, एक चीज़ ये है ना कि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, जिस हिसाब से पेपर बन सकते हैं। तो आपके पास पीला राशन कार्ड होगा या सफ़ेद जो भी होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि उसमें कितने तक राशन मिलता है, क्या मिलता है, क्योंकि नहीं होता यार मालूम, ठीक है। तो राज्य खाद्य योजना, जो कि पीला, रुको यार एक मिनट, जो कि पीला राशन कार्ड योजना है, जो पीला वाला कार्ड है ना उसके लिए है। जो ऐसे परिवार जिसकी आय जो कि 5 लाख वार्षिक, तो वर्ष में 5 लाख से कम होनी चाहिए, इस योजना के पात्र होंगे जो पीला राशन कार्ड है, ठीक है। और इसमें जो राशन मिलता है, तो प्रति राशन कार्ड धारकों को 7.750 किलो चावल प्रति माह 11 रुपये की दर से मिलेगा। तो इसमें खाली चावल मिलेगा 11 रुपये के हिसाब से मिलेगा, और 7.5 किलो। और मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना, तो ये जो आपके गुलाबी कार्ड वाले होते हैं ना, जो अंत्योदय, जो गरीबी से गरीबी वाले रेखा के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए वर्ष में 3 सिलेंडर निःशुल्क रिफिल कराई जाती हैं। और मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये तो खैर गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने से, ये आपको पता ही होगा। और फिर आपका एक तो पीला कार्ड होता है, एक सफ़ेद वाला होता है। तो ये सफ़ेद राशन कार्ड के लिए है, तो जिनकी मासिक आय, तो ऊपर वार्षिक दे रखी थी 5 लाख वाले जो सफ़ेद कार्ड थे। और ये महीने वाली है, जो महीने की जिसकी आय 15,000 से कम होगी। और अंत्योदय राशन कार्ड जिसके पास नहीं होगा, तो उसके लिए सफ़ेद कार्ड है। और इसमें जो प्रति यूनिट है, यूनिट के दर से मिलता है, तो 5 किलो खाद्यान्न हो गया, और 2 किलो गेहूँ हो गया 2 रुपये की दर से, और 3 किलो चावल 3 रुपये की दर से मिलेगा। और वर्तमान में 1 जनवरी 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, तो अब तो खैर जब से वो कोविड हुआ था ना, उसके बाद मोदी जी ने चलाया था, तो अब निःशुल्क मिल रहा है, ऐसा यही लिखा है, 1 जनवरी निःशुल्क खाद्यान्न करवाए जा रहे हैं। बस इतना ही था इसमें। आपको क्लास जैसी भी लगी होगी, मैं छोटे मोटे टॉपिक थे, मैं तो कभी कुछ बोलता भी नहीं किसी से। और क्या, बस ठीक है, चलो आज का हो गया।